आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे इस खास शो बहस में आपको स्वागत है। हरियाणा में इस समय इनेलो के बड़े नेता अभय सिंह चौटाला का एक बयान बड़ा चर्चा में है। दरअसल उनसे दुष्यंत को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं दुष्यंत नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता और ना ही उन्हें किसी जेजेपी का पता। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि हरियाणा में कोई चप्पल वाली पार्टी है। अब उसका पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उसका पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो पचकानी बातें करते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। अब सवाल यह है कि आखिर चौटाला परिवार में ऐसा हो क्या रहा है। इसी पर आज की बहस करेंगे। बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जनमत हरियाणा के एडिटर चीफ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और पॉलिटिकल एडिटर अजय झा, अजय जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ झज्जर से संवाददाता ऋषि पांडे हैं, रोहतक से दिनेश कौशिक भी इस समय जुड़े हुए हैं, उनके पास बाद में जाऊंगी। अजय जी हो क्या रहा है ये इस समय चौटाला परिवार में? देखिए जो हो रहा है यहाँ पर कि वो कहे बिल्कुल संतुलन खो बैठा है, वो आपा खो बैठे हैं, क्योंकि दोनों को अब लग रहा है, दोनों जो घड़े हुए टूटने के बाद लग रहा है कि हम डूब रहे हैं और उनके कोई अस्तित्व उनको नहीं दिख रहा है हरियाणा की जमीन में। इसलिए कहीं तक बौखलाहट के से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि किसी भी फैमिली का डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कहीं पर वो मैं समझता हूँ गलत है। क्योंकि चाचा बोले भतीजे को मैं नहीं जानता हूं ये कैसे हो सकता है। संबंध कुछ भी हो जाए, आपके राजनीतिक आपके हो सकता है विचारधारा अलग हो जाए, आप एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन संबंध तो वही रहेंगे चाचा भतीजा का। उसको इस तरह के बयानबाजी करना पब्लिक के बीच में मुझे लगता है कहीं ये शोभा नहीं दे रहा है। प्रदीप जी बौखलाहट है क्या चुनाव को लेकर? देखिए बौखलाहट भी है और एक दूसरा भी इसमें आप संदर्भ की तलाश कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो देवीलाल परिवार में इस तरह की परंपरा रही। मैं ये कह सकता हूँ कि जब ओम प्रकाश चौटाला को राजनीतिक विरासत देवीलाल की मिली थी तो उनके और भी भाई थे जिसमें उनमें भी इस तरह के घमासान हुए थे और रंजीत तो बाकायदे कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्होंने मंत्री रहते हुए विद्रोह किया था। तो अब उसी परंपरा का आगे निर्वहन हो रहा है अजय और अभय के बीच में। और दिलचस्प बात देखिए कि यहाँ पर भी ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे हैं, दो अपने बेटे हैं। अपना मैं खास संदर्भ में कह रहा हूँ कि अपने बेटे कोई सौतेले नहीं है, कि दो अपने बेटे हैं, उसमें इस तरह का घमासान हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये परिवार इस तरह के आपसी झंझटों का शिकार अतीत से रहा है। अब इस तरह का अभय क्यों कर रहे हैं, क्या डिस्प्रेशन है उनके अंदर की आखिर इस तरह का हमला वो क्यों कर रहे हैं? तो मैं इस बात को कहूँगा कि जिस तरीके से जेजेपी जो है वो अपना जनाधार को बढ़ा रही है और जींद उपचुनाव में भी वो नंबर 2 की पार्टी रही है, तो कहीं मुझे लग रहा है कि इनेलो जो है वो अपने को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही है। और इसीलिए देखिए जो शालीनता है राजनीति की वो इधर से आ रही है, जेजेपी की तरफ से आ रही है। उन्होंने कहा हे ईश्वर इनको माफ करो, ये क्रिश्चियनिटी में अगर बोलेंगे हे ईश्वर इनको माफ करो, इन्हें पता नहीं है ये किससे क्या कह रहे हैं। तो ये एक विनम्रता है और दूसरी तरफ आक्रामकता है। यहाँ तक कि ओम प्रकाश चौटाला तो इनको देशद्रोही तक कह चुके हैं। दिनेश क्या लगता है चाचा भतीजे के वार पलटवार से? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर प्रदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये पद्धति देवीलाल के समय से ही होती आ रही है, अब यहाँ पर होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर अभय सिंह चौटाला की बात कर लेते तो अभय सिंह चौटाला अपने ऐसे बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, चाहे वो किसी पत्रकार को धमकाने की बात करते हो या किसी कार्यकर्ताओं को धमकाने की बात करते हो या किसी और से उलझने की बात करते हो, तो ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं अभय सिंह चौटाला। बात रही दो पार्टियां बनने की, आखिर ये नौबत क्यों आई कि दो पार्टियां बनी? ये झगड़ा कोई ताजा झगड़ा नहीं है कि 1-2 महीने पुराना या साल 6 महीने पुराना हो। ये झगड़ा पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रोहतक में एक आई डोनेशन कैंप लगा था जो कि गिनीज बुक में जिसका नाम रिकॉर्ड हुआ था, जो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने प्रायोजित यहाँ पर किया था। और इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी आई डोनेट की थी। तो उसमें अभय सिंह चौटाला के सुपुत्र भी यहाँ पर आए थे, वहां पर इन दोनों का कुछ कहा सुनी हुई कि मंच पर बैठने को लेकर कहा सुनी हुई। इसके बाद में ये झगड़ा जो है पनपा है और ये झगड़ा इसने ऐसा रूप ले लिया कि दो पार्टियां बनने तक की नौबत आई। तो ये जो जी ऋषि क्या लगता है इस तरह के बयानों से पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है?
देखिए, मुझे ये लगता है कि अभय सिंह जिस तरीके का बयान उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया है, वो मुझे ये लग रहा है कि चूंकि मैं बहुत करीब से देखता रहा हूं इस परिवार को, इसकी राजनीति को, कि जब से विघटन हुआ, एक तरीके से यह कहे कि नई पार्टी जेजेपी बनी है, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा न कर पाने की वजह से जो खीज है अभय चौटाला के अंदर, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ रही है। लेकिन मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आज भले ही दुष्यंत और दिग्विजय थोड़ी शालीनता का परिचय दे रहे हो, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग इस तरह की है, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे पहले गलत भाषा का इस्तेमाल परिवार के बाहर निकलकर और आम पब्लिक में गलत भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया अजय चौटाला ने, जो कि जेल में थे, और जेल से जैसे ही बाहर आए उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन कहकर ललकारा था अभय चौटाला को कि दुर्योधन अब तुम्हारी खैर नहीं और इनेलो किसी की बापौती नहीं है। तो ये स्थिति है। और अब एक तरीके से जेजेपी का जिस तरीके से राजनीतिक उभार हो रहा है और इनेलो जिस तरीके से सिमट रही है, तो अभय सिंह का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक खींच है वो बाहर आ रहा है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 1989 में के बाद भी ये स्थिति हुई थी इस परिवार में, जब रणजीत सिंह प्रताप जो थे वो काफी अनवाइड हो गए थे, जब देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला जी को राजनीतिक विरासत दी थी, लेकिन कभी भाषा का ये न्यूनतम स्तर नहीं आया था। रणजीत सिंह और ओम प्रकाश चौटाला आज भी पड़ोसी हैं, बरनाला रोड पर सिरसा में रहते, और सामान्य जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो तब भी मेंटेन थे। लेकिन जिस तरह रिश्तों की बखिया अब उधेड़ी जा रही है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये कल्पना से परे है। प्रदीप जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके घर की लड़ाई को बाहर लेकर आना कहाँ तक सही है? देखिए, घर वो होता है जो बहुत निजी होता है, जो सार्वजनिक नहीं होता है। मैं इसको घर इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो सार्वजनिक क्रियाकलाप में है, राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी का संचालन कर रहे हैं, और वो पार्टी पूरे सूबे में क्या कहते हैं कि राज भी कर चुकी है। हाँ। इसलिए निजी कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे कि अभी ऋषि ने कहा ना कि अभय या दिनेश ने कहा कि अभय बहुत एरोगेंट रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो उनकी एरोगेंसी की चर्चा पूरे सूबे के अंदर थी, जबकि अजय एक असली विरासत वाले भाषण पे अगर देखिए तो ओम प्रकाश चौटाला का इम्पैक्ट उनके भाषण में आता है, सारी चीजें। लेकिन अब जो ये सिर्फ यहाँ इस चौटाला परिवार में भाषा का प्रश्न उठाना मुझे लगता है बेमानी है, क्योंकि पूरे देश में ये संकट कायम है। लोग न जाने किस तरह के राजनेता बयान दे रहे हैं कि जिनको अब ये कहा जा सकता है कि वो परिवार के साथ उन्हें सुना भी नहीं जा सकता। वो एकदम इस तरह से राजनीति का जो पतन हो रहा है पूरे देश में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिख रहा है। अजय जी, जो जवाब यहाँ पर दिग्विजय ने दिया, क्या समझे उसको बिल्कुल शालीनता तो कहीं झलक रही है उसके अंदर, लेकिन हाँ। कहीं वो कहते हैं कंट्रोल्ड मैनर में उन्होंने बोला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है ये बयानबाजी और ये झगड़ा शुरू हो गया है जबकि कल दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला होना है, क्या चौटाला को पैरोल मिलेगा या उनको जेल से उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 एप्लीकेशन डाल रखे हैं जिस पर कल सुनवाई होनी है। तो हो सकता है कि वो जेल से बाहर भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आ जाएंगे, वो चांसेस ये हैं कि अभी इलेक्शन के पहले बीजेपी की सरकार नहीं चाहेगी कि वो बाहर आए, तो किसी ना किसी तरह से उसको लटकाया जाएगा, मामला को टाला जाएगा, लेकिन हो सकता है वापस आ जाए। तो ऐसे में अब जैसे बयानबाजी चल रही है तो उनको अगर बाहर आते हैं तो डैमेज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितना डैमेज हो रहा है उसके कारण इनके जो इतने वर्कर्स हैं और वोटर्स जो है कमिटेड वोटर्स, वो कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, इस तरह की बयानबाजी देने से कोई नुकसान की संभावना बढ़ सकती है चुनाव में? अजय जी। जी हाँ, बिल्कुल। इसका वही मैं कह रहा था कि जब वोटर्स आपका छिन्न आपसे हो जाएगा तो वो अपने ऑप्शन ढूंढेगा कि हम किधर जाएं। हाँ। या बीजेपी की तरफ जाए या कांग्रेस की तरफ जाए, कि दोनों को झगड़ते देखकर शायद उनको दिल उनका खट्टा हो जाए, तो ऐसे में कहीं और ऑप्शन ढूंढेंगे, तो इसका नुकसान उनको जरूर होगा। इसलिए पॉलिटिक्स में हमेशा होता है कि आपको बहुत ही शालीनता की जरूरत होती है। विपक्ष होता है आपका, लेकिन आपका दुश्मन कोई नहीं होता है पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति में। यहां पर आजकल ये देखा जा रहा है कि वो कहीं पर खत्म होता जा रहा है। अब आपको जो ओपोनेंट है उसको आप दुश्मन समझते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है इस तरह के बयान से वोटर्स कंफ्यूज हो सकते हैं दोनों पार्टियों को लेकर? देखिए, कंफ्यूज छोटा सा रिएक्शन नहीं, मैं बहुत छोटे में अपनी बात कह रहा हूँ कि कंफ्यूज भी होंगे, और हो सकता है कि इसमें एक किसी एक के पक्ष में बड़ा क्या कहते हैं पोलराइजेशन भी हो, कि जैसे शालीनता की मैंने बात करी है, तो हो सकता है कि ये जेजेपी की तरफ ज़्यादा रिएक्शन हो और उसमें ज़्यादा उनके साथ दल के लोग जुड़ जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहस में शामिल होने के लिए। तो चाचा भतीजे का जो वार पलटवार देखने को मिला, लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कितना असर, कितना फायदा या फिर कितना नुकसान इसका चुनाव में होने वाला है, ये तो देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहस में इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा, और अंत में अपनी राय जरूर दें।
यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।